नमस्कार। दृष्टि पीसीएस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, इससे जुड़े जो भी इंफॉर्मेशंस हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे विभिन्न सवालों और उनसे जुड़ी हुई व्याख्याओं के माध्यम से। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल क्या है। सवाल है, सर्वाधिक कोरोना जांच एवं टीकाकरण वाले राज्य में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर आ चुका है। और ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसने सर्वाधिक कोरोना जांच के माध्यम से और टीकाकरण के माध्यम से, वैक्सीनेशन के माध्यम से यदि देखा जाए तो प्रथम स्थान पर ये अभी आ चुका है। और इस लिहाज से यह जो जानकारी है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरीके से यदि कभी विकल्प के तौर पर दिया जाए तो आपको देखना होगा कि विभिन्न राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है, कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में एक आयुष कवच भी लॉन्च किया था। आयुष कवच, है ना। यह जो ऐप है यह एक ऐप है इनफैक्ट, और इस ऐप के माध्यम से इसमें कोशिश की गई थी कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से कोरोना से संक्रमण की जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, तो इससे कोशिश की गई थी कि उन जड़ी बूटियों के माध्यम से जो भी रोगी हैं उनको उसका इलाज किया जाए, कोरोना का इलाज किया जाए, और उनमें जो जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, आयुष कवच ऐप की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले साल, है ना। तो यहाँ पर आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहला तो ये है कि पहला स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का, और आयुष कवच ऐप जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। आपको बता दूं कि हाल ही में चर्चा रही है एक और बहुत ही खतरनाक कोरोना वेरिएंट के बारे में। अभी उसके संदर्भ में कई सारी जो सुर्खियां हैं वो सामने आ रही हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है B11529, है ना। यह कोरोना का जो वेरिएंट है इसे क्या नाम दिया गया है? ओमाइक्रॉन नाम दिया गया है। और सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में मरीजों में इसकी उपस्थिति देखी गई है। और इस लिहाज से फिर से WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाए। क्या माना जाए? तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की संज्ञा इसे दी गई है ना। तो उस लिहाज से फिर से एक सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है भारत सरकार के माध्यम से भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भी। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको जानने लायक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। चीनी मिल में गेहूं, मक्का व चावल से इथेनॉल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न क्या है कि पहला प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इससे संदर्भित जो इथेनॉल बनाने की बात की जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। ऑप्शंस की बात करें तो बुलंदशहर, हरदोई, वाराणसी और बलिया, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है हरदोई, हरदोई में यह प्लांट स्थापित करने की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको बता दूं कि गन्ने के उत्पादन में या फिर चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एकदम एक दूसरे को आगे पीछे करते रहे हैं। पहले कुछ समय तक महाराष्ट्र आगे चल रहा था, बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश का जो है नंबर 1 रहा है। लेकिन मैं आपको एक और अपडेट यहाँ पर दे देना चाहूँगा कि सितंबर 2021 के जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं उससे ऐसी संभावना है कि उत्तर प्रदेश जहाँ अभी तक गन्ने के उत्पादन में या फिर चीनी के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है, इसको हो सकता है कि महाराष्ट्र जो है इसको पीछे छोड़ दे। तो ये कुछ स्थितियाँ सामने आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गन्ने का जो मूल्य निर्धारण होता है वो FRP के माध्यम से किया जाता है ना। सामान्य तौर पर जो अन्य फसलें हैं उनके निर्धारण में उनका जो मूल्य निर्धारण होता है उसमें MSP का उपयोग किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस
जो सरकार है वो तय करती है। लेकिन गन्ने के लिए FRP के माध्यम से गन्ने का जो मूल्य है वो सरकार तय करती है। FRP का मतलब क्या हुआ? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, गन्ने के मूल्य के लिए FRP के माध्यम से इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने 290 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के FRP में वृद्धि की है। क्या? तो 290 रुपये प्रति क्विंटल, है ना। इस रेट से गन्ने के FRP में भारत सरकार ने वृद्धि की है। तो ये आपको थोड़ा जानकारी में होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही ये भी निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कि गोंडा में एक एथेनॉल प्लांट भी लगाया जाएगा। एक दूसरे प्लांट की बात की जा रही है, कहाँ पे? तो गोंडा में, इसके संदर्भ में चर्चाएं चल रही हैं। तो ये कुछ जानकारियां इस पार्टिकुलर प्रश्न के रिगार्डिंग है। आगे का सवाल देखते हैं। सवाल है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही चर्चा में है। इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो बहुत ही चर्चा में है। पिछले सेशन में भी शायद मैंने इस संदर्भ में बात की थी। अभी जो ये सवाल है, इस सवाल पर यदि हम आए तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हैं वो बन रहे हैं और बन चुके हैं। कुछ इस तरीके से स्थितियां हैं। 2 एयरपोर्ट पहले से बन चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, ये 2 पहले से बने हुए हैं। बाकी इसके अलावा कुशीनगर और अयोध्या, ये दोनों पर कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है। और 5वां जो है, ये 5वां जेवर, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है ना, नोएडा के पास में। वहां पर 5वां एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर इसे बनाया जाएगा। और 2024 तक, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि 2024 तक यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के माध्यम से जो भी ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाएंगी। 2024 तक ये एक तय सीमा मानी गई है। फिलहाल यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो टोटल 5, और भारत में ये 5 जो है एयरपोर्ट वाला, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो इस हिसाब से यह जो प्रश्न है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं कि जो ये एयरपोर्ट है, जेवर में जो एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, यहाँ पर पहली बात तो यह है कि 25 नवंबर को, इसी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। कई बार डेट के तौर पर भी पूछ दिया जाता है, कब उद्घाटन किया गया, किसने उद्घाटन किया। तो 2 बातें यहाँ आपको ध्यान में रखनी है कि 25 नवंबर 2021 को जेवर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। और इसके संदर्भ में जो भी आगे कार्रवाइयाँ हैं ये चलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, ऐसा जो है कहा जा रहा है। इसके साथ साथ यह जो एयरपोर्ट होगा ये पूरी तरीके से कार्बन शून्य उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। तो इसकी कुछ ये सब विशेषताएं बोली जा रही है, बताई जा रही हैं, है ना। तो ये जो जानकारियां हैं इस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2023 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला देश का पहला शहर बन जाएगा, है ना। कब तक? 2023 तक देश का पहला रोपवे शहर बन जाएगा। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अयोध्या,
इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी के बारे में कहा जा रहा है कि 2023 तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला यह देश का पहला शहर बन जाएगा, है ना। इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से होगी? तो जो वाराणसी जंक्शन है, जिसे हम वाराणसी कैंट के नाम के से जानते हैं, वाराणसी कैंट से लेकर के गिरजाघर गोंडवलिया क्रॉसिंग तक, है ना, इसकी जो कनेक्टिविटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो रोपवे बनेगा, इस रोपवे से कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल हैं वाराणसी में, उनको देखा जा सकेगा रोपवे के माध्यम से। जैसे कि एक भारत माता मंदिर है वाराणसी में, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे देखा जा सकेगा। जो वाराणसी के गंगा घाट हैं, इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। और साथ ही जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका भी जो है दर्शन किया जा सकता है रोपवे के जरिए। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें कही गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भारत माता मंदिर है, यहाँ पर भारत माता मंदिर की चर्चा की जा रही है, तो यह एक बहुत ही विशेष मंदिर है। इसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। और साथ ही यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भारत का जो मैप है, भारत का जो नक्शा है, वह एक विशिष्ट प्रकार का नक्शा है। कैसे? तो अनडिवाइडेड भारत का नक्शा इसमें बनाया गया है। यदि आप चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो यह जो नक्शा है भारत का, ये अनडिवाइडेड भारत का नक्शा दर्शाया जा रहा है इसमें। यानी कि अविभाजित भारत को इसमें एक मानचित्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। भारत माता मंदिर कहाँ पर? वाराणसी में। इसका उद्घाटन किसने किया था? स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये सब जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, इस रोपवे के माध्यम से देखे जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर की भी चर्चा की जा रही है, तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित एक प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। वो जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूं, काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट। यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट है 700 करोड़ रुपए का, है ना। यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट 700 करोड़ रुपए का है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास और उसके विस्तार के लिए, और साथ ही उससे मणिकर्णिका घाट तक का जो कनेक्टिविटी है, जो उसे और बेहतर बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्य किया जाएगा। तो चूंकि इस संदर्भ में मैं आपको बता रहा था, इसलिए इन दोनों के बारे में विशेष तौर पर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.7 से घटकर कितनी हो गई है ना। TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पूछा जा रहा है कि 2.7 पहले थी, यह घटकर कितनी हो गई है। ऑप्शंस की बात करें तो 2.5, 2.4, 2.2 और 2.1। यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 2.4। टोटल फर्टिलिटी रेट उत्तर प्रदेश में घट करके 2.7 से गिर करके 2.4 हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेट की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि अपने प्रजनन काल में एक महिला औसत कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे जो है इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 टारगेट रखा गया था, है ना। था कितना? 2.2, टारगेट था 2.1। लेकिन जो सर्वे अभी आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इस सर्वे में यह दर्शाया गया है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो
ज़ीरो हो गया है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम चला गया है। 2.1 को रिप्लेसमेंट लेवल माना जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यह इस रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चला गया है, यानी कि यह एक संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसा होगा कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वह अपने आप को पूरी तरीके से भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इस आंकड़े के माध्यम से ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो उत्तर प्रदेश की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.4 है। यहाँ पर अब आप मुझे ये बताइएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो जनसंख्या नीति जारी की है वो कब से कब तक की नीति है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल है पहाड़ी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है ना, किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है, परियोजना है ना तो बनाई गई है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हैं चंबल नदी, गोमती नदी, कर्मनाशा नदी और धसान नदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, धसान नदी। पहाड़ी बांध परियोजना धसान नदी पर बनाई गई है। यह कहाँ पे है, तो झांसी में है ना। कई बार ये भी तो पूछ दिया जाता है ना कहाँ पर है ये, तो ये झांसी में है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बांध परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। एक आपने यदि सुना होगा तो उसका नाम है रिहंद परियोजना। ये कहाँ पर है, किस नदी पर, तो ये है रिहंद नदी पर। एक है राजघाट परियोजना, ये किस नदी पर है, ये है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर, है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परियोजना है गोविंद सागर परियोजना, यह है शाहजाद नदी पर, है ना। तो ये दो तीन अन्य परियोजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं, और वर्तमान में पहाड़ी बांध योजना की जो बात चल रही है ये कहाँ है, धसान नदी पर है और झांसी में है ना। आगे देखते हैं आगे का सवाल क्या है। आगे का सवाल है हाल ही में 70वां पुलिस झंडा दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शंस हैं 1951, 1952, 1953 और 1954। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1952। दरअसल 23 नवंबर 1952 को देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उत्तर प्रदेश को सत्य और निष्ठा के लिए लाल और नीले रंग का जो झंडा है, जो ध्वज है, वह प्रदान किया था। और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए यह जो ध्वज है प्रदान किया गया था। इसी लिहाज से 23 नवंबर 1952 को जो है पुलिस झंडा दिवस के तौर पर मनाया गया, और उसके बाद से ये 70वां जो है झंडा दिवस इस बार मनाया गया है इनफैक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 1952 में कब, तो 23 नवंबर को। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन कौन से कलर का झंडा ध्वज दिया गया था, तो लाल और नीले रंग का ध्वज। इसलिए किस चीज़ का प्रतीक था, तो सत्य और निष्ठा का प्रतीक था, ठीक है ना। तो इस लिहाज से यह जो सवाल है, ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे के सवाल को देखते हैं अब। रोडवेज को कैशलेस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेसर्स ओरियन प्रो ट्रांजिट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कितने साल के लिए समझौता किया है। ऑप्शंस हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 साल। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो मेसर्स ओरियन प्रो ट्रांजिट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया गया है। किस चीज़ के लिए, तो रोडवेज को कैशलेस बनाने के लिए, है ना। फिलहाल यह जो सुविधा है लखनऊ और गाजियाबाद, इन दोनों जगहों पर यह सुविधा उपयोग में लाई जाएगी।
कितने साल के लिए ये समझौता किया गया है? तो 5 सालों के लिए यह समझौता किया गया है। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे के सवाल को देखते हैं। सेंटेंस के तौर पर यह सवाल आपसे पूछा गया है, देखते हैं क्या है सवाल। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि संविधान ऐसा बने जो समतावादी समाज और सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करे। उन्हें भारत रत्न के लिए एक बार चुना गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है ना। तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में वर्णन करते हैं? ऑप्शंस की बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, हृदयनाथ कुंजरू और जॉन मथाई, ये 4 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों ही 26 नवंबर को जब संविधान दिवस मनाया गया, उस दौरान इस संदर्भ में बातें की गई थी और हृदयनाथ कुंजरू ने इस कॉन्टेक्स्ट में भूमिका निभाई थी कि उन्होंने कहा था संविधान सभा में कि समतावादी समाज पर बल दिया जाए और इन्हें भारत रत्न जब दिया गया था तो इन्होंने उसे लेने से भी इनकार कर दिया था। तो ये जो पूरी की पूरी जो वाक्य हैं ये हृदयनाथ कुंजरू से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि अन्य जो महत्वपूर्ण नेता हैं इनके संदर्भ में भी आपको मैं बता देना चाहूँगा कि गोविंद वल्लभ पंत ये जो हैं उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे, है ना, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। जेबी कृपलानी की यदि बात की जाए तो जेबी कृपलानी जो है मेरठ में 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कई बार इस तरीके से सवाल बन जाता है कि स्वतंत्रता से ठीक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सवाल बहुत बार कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी ने 1946 में कहाँ पर, तो मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और स्वतंत्रता से ठीक पहले की यह जो यह अधिवेशन है ये अधिवेशन हुआ था। उसके बाद फिर बाद में अधिवेशन हुआ था। तो जेबी कृपलानी का नाम इस रूप में आप जानिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो जेबी कृपलानी की वाइफ हैं उनका नाम है सुचेता कृपलानी। आपने इनके नाम से तो समझ ही लिया होगा कि ये क्यों चर्चित प्रचलित रही हैं, सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? सुचेता कृपलानी, है ना। तो यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशंस मैंने दे दिए। जॉन मथाई की यदि हम बात करें तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था, जॉन मथाई ने, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है। तो ये कुछ अन्य इंफॉर्मेशंस इस पार्टिकुलर प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में है। आगे हम देखते हैं आगे का सवाल क्या कहता है। मीरा मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस हैं टी.एल. वासवानी, मदर टेरेसा, मीरा अल्फासा और सूरदास। इस प्रश्न का सही जवाब है टी.एल. वासवानी। टी.एल. वासवानी का संबंध मीरा मूवमेंट से था। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मीरा मूवमेंट है इन्होंने टी.एल. वासवानी ने शिक्षा के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण को महत्व देने के ख्याल से यह मूवमेंट शुरू किया था। किस लिए? तो शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण। है ना। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर टी.एल. वासवानी क्यों चर्चा में है। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर ये घोषणा की है कि हम इनकी जयंती को किस रूप में मनाएंगे, तो शाकाहार दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि टी.एल. वासवानी ने जीवों की हत्या का विरोध भी किया था
और उससे संबंधित अन्य कई सारे उन्होंने अभियान भी शुरू किए थे। तो शाकाहार दिवस के रूप में मनाने की बात कही है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, इसलिए इनका नाम चर्चा में आ गया। तो चूंकि ये मीरा मूवमेंट नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए सवाल इस रूप में आपके लिए बनाया गया है ना। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस मूवमेंट का मकसद क्या था, तो महिलाओं को सशक्त करना शिक्षा के माध्यम से। अब आगे का सवाल देखते हैं। इन दिनों उदा देवी खबरों में है, बताइए उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? प्लासी की लड़ाई, 1857 की क्रांति, कोल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। दरअसल इनका संबंध 1857 की क्रांति से था। उदा देवी के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी, 1857 की क्रांति के दौरान उनकी संरक्षिका के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। और उस क्रांति में इन्होंने बाद में खुद भी एक वॉरियर के तौर पर, एक सिपाही के तौर पर अपनी भूमिका अदा की थी। इस लिहाज से इनका जो नाम है वो बहुत ही प्रचलन में रहा और बहुत ही ये ख्याति प्राप्त सिपाही के तौर पर जानी गई, है ना। तो इनका संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति से है। आपको शायद पता हो कि 1857 की क्रांति के दौरान जब लखनऊ में वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उस दौरान बेगम हजरत महल ने ही वहाँ पर लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था, है ना। और उन्हीं की संरक्षिका के तौर पर उदा देवी ने अपनी भूमिका निभाई थी, है ना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वाजिद अली शाह को महत्व देते हुए ही बाद में उत्तर प्रदेश में एक प्राणी उद्यान भी स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो लखनऊ में ही। उसका नाम क्या है? वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। अच्छा, एक और बहुत ही मशहूर प्राणी उद्यान है, आपने नाम यदि सुना होगा तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में, है ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि शहीद अशफाक उल्ला खां का संबंध किस षड्यंत्र से था और इनके साथ जुड़े हुए और कौन कौन से क्रांतिकारी थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैंने आपको प्राणी उद्यान के बारे में बता दिया है। आगे हम बात करें अन्य जो महत्वपूर्ण यहाँ पर लड़ाइयों और विद्रोह के बारे में दिया हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में, है ना। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दूसरा, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में, ठीक है ना। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। कई बार सवाल घुमा कर भी पूछ दिया जाता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर 1857 की जो क्रांति है उससे ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह बहुत ही प्रचलित है, 1855-56 में ये हुआ था। सिद्धू कानू ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये कुछ अन्य जानकारियां भी हैं इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में। आगे हम बात करते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। सवाल है, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस परियोजना के लिए घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू व रोहिणी नदी को आपस में जोड़ा गया है। सवाल ध्यान से देखिएगा। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में सिंचाई क्षमता का सृजन करना है। पूछा गया है कि कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है। ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और नहीं दो। तो जो पहला कथन है, पहला कथन क्या है कि इस परियोजना के जरिए
इस परियोजना के लिए घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू व रोहिणी नदी को आपस में लिंक किया गया है, जोड़ा गया है। तो यह जो कथन है यह सही है। दूसरा जो कथन है कि इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों, तो 5 नहीं है बल्कि 9 जनपदों में सिंचाई क्षमता का सृजन करना है। इस लिहाज से यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के जो व्याख्या है, व्याख्या के हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो सही है, केवल एक कथन सही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियों को जोड़ा गया है और साथ ही 9 जनपदों में सिंचाई क्षमता की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आगे का सवाल देख लेते हैं। सवाल है आयुर्वेदिक कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या या फिर कुशीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अयोध्या। अयोध्या में 2 दिवसीय आयुर्वेदिक कुंभ का आयोजन हाल ही में किया गया है ना। 2 दिवसीय आयुर्वेदिक कुंभ। इस कुंभ में ये एक रिकॉर्ड बनाया गया कि लगभग 2500 पंडितों ने मिल करके सुश्रुत संहिता का एक साथ पाठ किया था। किस चीज का? सुश्रुत संहिता। का एक साथ पाठ किया गया, एक रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन अब यहाँ मुद्दा ये है कि ये सुश्रुत संहिता का एक साथ पाठ किया गया, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये सुश्रुत संहिता है क्या, है ना। चूंकि आयुर्वेदिक कुंभ की बात चल रही है तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हैं कि जो सुश्रुत संहिता है यह आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है ना। ये आप समझ गए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि वृहत्त्रयी के नाम से 3 आयुर्वेदिक संहिताओं को, 3 आयुर्वेदिक टेक्स्ट को जाना जाता है। वृहत्त्रयी, वृहत्त्रयी। पहला कौन है? सुश्रुत संहिता। दूसरा है चरक संहिता और तीसरा है अष्टांग हृदय। ये तीनों ही, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय, ये तीनों ही आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं और इन्हें सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है? तो वृहत्त्रयी इन्हें नाम दिया गया है। तो ये कुछ अन्य इंफॉर्मेशंस इससे जुड़े हुए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आगे का सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी और बहराइच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलरामपुर। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में स्थित है और यहाँ पर माना जाता है कि यह जो है एक तरीके से शक्तिपीठ है ना, शक्तिपीठ, ठीक है। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देवी पाटन मेला लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। तो बलरामपुर में यह मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गरीबी के मामले में किस पायदान पर है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब MPI। MPI का मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना। ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कई बार इस तरीके से भी सवाल बनते हैं कि यह सूचकांक किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने यह सूचकांक जारी किया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश किस रैंक पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तीसरे रैंक पर है। अब एक और नया सवाल बनता है कि जब उत्तर प्रदेश तीसरे रैंक पर है तो फिर पहले रैंक पर और दूसरे रैंक पर कौन है? तो पहले रैंक पर बिहार है,
और दूसरे रैंक पर झारखंड है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो सर्वाधिक गरीबी के मामले में यह सूचकांक जारी किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बिहार, झारखंड, देन उत्तर प्रदेश। इस तरीके से इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे का सवाल क्या है। 27 नवंबर 2021 को नीतीश कुमार ने हिमाचल प्रदेश के माउंट पीतालसू को फतह किया है। वे उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन है गोरखपुर, कानपुर, झांसी और प्रयागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोरखपुर। गोरखपुर से वो बिलोंग करते हैं। और कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के माउंट पीतालसू को उन्होंने फतह किया है। तो इस लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ पर उन्होंने यह कामयाबी हासिल की है, किस पर्वत चोटी पर उन्होंने फतह किया है, ये आपके लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आज की चर्चा में बहुत सारे सवाल और उनसे जुड़ी जो व्याख्याएं हैं उनको विस्तार से बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है यह सवाल और यहाँ जो व्याख्याएं आपको बताई गई ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। नेक्स्ट डे मिलते हैं किसी और राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स अपडेट के साथ। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।